ये कहानी है सुमित्रा निवास की, जिसमें सुमित्रा अपने बेटे रोहित और बहू कविता के साथ रहा करती थी। सुमित्रा ना तो ज्यादा अमीर थी और ना ही ज्यादा गरीब। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के 10 बज जाते हैं, लेकिन कविता उठकर नीचे नहीं आती। ये देख सुमित्रा खुद उसके कमरे में जाती है और उसको उठाते हुए कहती है। कविता बहू, तुझे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन तू अभी तक उठी ही नहीं है। पता नहीं माँ जी, कल रात से क्या हो रहा है। मन मचलने के साथ साथ उल्टियाँ भी हो रही हैं। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं खड़ी हो रही हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। कविता की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा भी थोड़ा घबरा जाती है और वो कविता को अपने साथ डॉक्टर के पास चलने को कहती है। माँ जी, अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो घर का काम कौन करेगा? और तो और आपको सुबह का खाना भी देना है ना माँ जी, और आपको दवाई भी खानी है। अरे मेरी बहू, मैं सब कुछ कर लूंगी, लेकिन फिलहाल तू मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। अगर यही हाल रहा ना, तो तुझे बीमार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बीमारी के ही लक्षण है, इसलिए मैं कह रही हूँ, चुपचाप मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। दोनों सास बहू आपस में बात ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर रोहित आता है और अपनी बीवी और माँ को आपस में बात करते हुए देखकर उनसे कहता है। क्या बात है? सास बहू आपस में बात कर रही हैं, वो भी सुबह सुबह। ऐसा क्या हो गया, मुझे भी बताओ। वैसे तो हमेशा कविता किचन में रहती थी और माँ ब्रेकफास्ट का वेट करते हुए नजर आती थी, लेकिन आज तो कमरे में बैठ के दोनों एक दूसरे से बात करने में लगी हुई है। वैसे कुछ भी कहो, देखकर मुझे अच्छा लगा। अरे नालायक, मैं यहाँ गप्पे लड़ाने नहीं, बल्कि बहू का हाल समाचार लेने आई हूँ। देख, बहू की तबीयत बहुत खराब है और मैं उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए कह रही हूँ, लेकिन वो है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे कविता, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो माँ के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, दिखा लो। ये खाने पीने की चिंता छोड़ दो, वो हम लोग देख लेंगे। रोहित और सुमित्रा की जिद देखकर कविता डॉक्टर के पास जाती है। मित्रा जी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपकी बहू अब बिल्कुल ही ठीक है। आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बहू गर्भवती है। डॉक्टर की बात सुनकर सुमित्रा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपनी बहू को लेकर घर पर वापस आ जाती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है। लेकिन कौन जानता था कि सुमित्रा की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ कविता का 7वां महीना चढ़ जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात काफी देर हो जाती है और रोहित घर पर नहीं आता। रोहित के घर न आने से कविता बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपनी सास के कमरे में अपनी सास को उठाते हुए कहती है। माँ जी देखो ना, रात के 3 बज गए हैं, लेकिन अब तक रोहित घर नहीं आए हैं। और मैंने उन्हें फोन भी किया है, लेकिन वो तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। बहू किसी काम में व्यस्त होगा, तो चिंता मत कर और तू सो जा। वैसे भी तू पेट से है, अगर चिंता करेगी तो बच्चे पे फर्क पड़ेगा। लेकिन माँ जी, मैं सुकून से कैसे सो सकती हूँ? मेरा पति इतनी रात गए घर से बाहर है। कविता ये सब बातें बोल ही रही थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होता है। उसकी सास तुरंत उसे पानी पिलाकर आराम करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद कविता के पेट का दर्द आराम से चला जाता है, लेकिन कविता की चिंता अब तक नहीं गई थी। अगली सुबह वो तुरंत पुलिस के पास जाती है और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर आ जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि रास्ते में उसका पति रोड पर बैठा हुआ रोता है। रोहित जी, आप क्या करते हो? आपको पता भी है मैं पूरी रात कितनी टेंशन में थी और मैं आपकी कितनी टेंशन ले रही थी। आप हो कि यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो। अरे आपको खुद की परवाह नहीं है, लेकिन कम से कम आप मेरी और होने वाले बच्चे की तो परवाह कर लीजिए। आप अपने घर वालों का ही सोचकर अपने घर आ जाते। कविता की ऐसी बात सुनकर रोहित अपना सर उठाता है। रोहित की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। ये देखकर कविता उससे सवाल करती है। तभी रोहित को वो घर चलने के लिए कहती है। कुछ देर बाद रोहित घर पर आ जाता है और सभी को बात बताता है। मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं क्या करूँ माँ? मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और माँ बीमार, और एक मैं हूँ जो आवारा हो गया हूँ, निठल्ला हो चुका हूँ। पर रोहित, हुआ क्या है? तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? माँ, मेरी नौकरी चली गई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और नौकरी छूट गई तो छूट गई, लेकिन एक इल्जाम लगाकर उन्होंने मुझे निकाला कि मैंने डाटा लीक किया। अरे माँ, पुलिस केस हो चुका है मुझ पे।
मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। मुझे कोई काम भी नहीं देगा माँ। अब मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। कहाँ से उनको चीजें लाकर दूंगा, कैसे करूंगा सब कुछ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोहित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आपकी नौकरी छूट गई है तो क्या हुआ? आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है तो क्या हुआ? अगर आपके ऊपर केस हो गया है तो क्या हुआ? भगवान तो सब देख रहे हैं ना। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आपके केस के लिए हम एक अच्छे वकील को हायर करेंगे और इस केस को जीतेंगे भी। लेकिन कविता, कैसे करेंगे हम लोग? ना मेरे पास पैसे हैं और ना कोई नौकरी। रोहित जी, आप ये कैसे भूल सकते हो कि आपकी बीबी को तो अच्छे से खाना बनाना आता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक छोटा सा ढाबा खोलूंगी और इस ढाबे से जो भी पैसे आएंगे वो इस केस में लगाएंगे हम। लेकिन कविता, तू प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में तू खाना बनाएगी? तेरा 7वां महीना चल रहा है और मेरे ख्याल से इस समय तुझे काम नहीं करना चाहिए। ये घर के काम वाम, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं कर लूंगी, तू बस आराम कर। माँ जी, आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। हम दूसरों के घरों में काम क्यों ही करें जब मेरे हाथ में खुद का हुनर है। मैं खाना बनाऊंगी और आप कस्टमर को हैंडल कर लेना। और रोहित जी केस का काम देखेंगे। मेरा यकीन मानिए, हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन कविता, कैसे करेंगे? ढाबा शुरू करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, बैकअप चाहिए, कहाँ से लाएंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। रोहित जी, किसी भी चीज की शुरुआत बड़े से नहीं बल्कि छोटे से होती है। मैं रेडी पर खाना बनाकर बेचूंगी। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। कविता की बात सुनकर सभी लोग सहमत होते हैं और ये लोग कविता का फुल सपोर्ट करते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी लोग उसका खाना नहीं खरीदते। ये देखकर कविता निराश हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। उसकी ऐसी लगन देखकर उसकी पड़ोसन कविता से कहती है, कविता बहू, मानना पड़ेगा तुझे। तू गर्भवती है, उसके बाद भी अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर रही है। पर तुझे एक राय दूं, अगर तू बुरा ना माने तो। नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपकी बातों का बुरा नहीं मानूंगी। अगर आप मुझे कुछ कहेंगी ना तो वो मेरे हित के लिए ही होगा। और वैसे भी अगर हमें कोई अच्छा बताए ना तो हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। कविता बहू, अगर तेरा काम यहाँ नहीं चल रहा तो तू एक ऐसी जगह अपना खाना बेच जहाँ पर तेरी कमाई हो जाए, भीड़ भाड़ ज्यादा हो, क्योंकि अक्सर सोसाइटी में ऐसे खाने को लोग खाना पसंद नहीं करते। इसलिए मेरी मान, तू ऐसी जगह जाकर अपना खाना बेच जहाँ तेरी कमाई हो। कविता की पड़ोसन उसको क्या समझाना चाह रही थी वो उसे अच्छे से समझ आ जाता है। इसलिए कविता वहाँ जाती है जहाँ भीड़ हो और अपना खाना बेचने लगती है। बीतते दिनों के साथ कविता का खाना भी बिकने लगता है और देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। कविता इन 2 महीनों में दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करती है और वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेती है और रेडी से अब अपना एक बड़ा ढाबा खोल लेती है। और इसके बाद उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और रोहित के ऊपर से भी इल्जाम हट जाता है और केस से वो बाइज्जत बरी हो जाता है।